नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया आपका अपना श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12th फिजिक्स में सब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज जानते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में और समझते हैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक नेचर कैसी है और रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस तरह से की जाती है। शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ। It was known that there was two type of charge, positive nature charge and negative nature charge, and like polarities repel each other and unlike polarity attracts each other. But due to absence of any measuring instrument, numeric or quantitative measurement of that electric force was not available. But French scientist Charles A. Coulomb in the year 1785 made first quantitative measurement of electric forces between two point charges by his apparatus torsion balance, where the force will produce torsion in string and mirror will indicate amount of torsion or indirectly the amount of force developed between charges. विद्युत आवेशों के बारे में ये जानकारी की उनकी दो आवेश प्रकृति है, धन और ऋण, बहुत पहले से मालूम थी और ये भी मालूम था कि समान प्रकृति के दो धन या दो ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन किसी मापक यंत्र की अनुपस्थिति के कारण आवेशों के बीच में लगने वाले विद्युत बल का मापन संभव नहीं था। पहली बार फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स ए कूलोम ने 1785 ईस्वी सन में पहली बार सांख्यिक रूप से विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मापन किया और जो उसका मापक यंत्र था टोर्शन बैलेंस, उसमें जब दो आवेशों के बीच में बल लगता था तो इस स्ट्रिंग में जो टोर्शन मुड़ाव होता था उसे इस मिरर की मदद से मापन किया जाता था और ये मापन अप्रत्यक्ष रूप से आवेशों के बीच में बलों का संख्यात्मक मापन हो गया। एज पर कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मीडियम इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इफ वी combine all three proportional relation together, then single proportional relation will become F is proportional to Q1 Q2 upon epsilon R square. Now all proportional relation can be converted into equality, and if in modern international system unit charge is measured in coulomb, distance in meter and permittivity in farad per meter, force in Newton got a constant 1 upon 4 pi, and the force relation between 2 point charges at a distance R in any medium of permittivity epsilon is given by this yellow highlight. This Coulomb's law is applicable between only two charges, that too of point shape. Physically, if separation between charges is considerably larger than physical dimension of charges, then those charges could be considered as point charges. A spherical charge for all external observation is treated as a point charge acting from its center, and this Coulomb's law is not applicable to distributed charges or more than two charges. Here important thing is that force is proportional to product of two charges. Whether one charge is of small magnitude, another one is of bigger magnitude, the product of two would be the same for both. So force on first charge by second charge F12 or force on second charge by first charge F21 is numerically the same but opposite in direction. कूलोम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच में स्थिर वैद्युतिकी का जो बल उत्पन्न होता है वो दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती, दोनों के बीच में ये जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और आवेश जिस माध्यम में रखे हुए हैं उस माध्यम के विद्युत गुण जिसे विद्युतशीलता कहते हैं उसके व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम तीनों अनुपातिक संबंधों को एक साथ जोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन R स्क्वायर। और किसी अनुपातिक संबंध को बराबर का समीकरण बनाने के लिए हमें स्थिरांक का इस्तेमाल करना होता है। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड MKS यूनिट में मेजरमेंट करें, आवेश को कूलॉम, दूरी को मीटर, विद्युतशीलता को फैराड पर मीटर में और बल को न्यूटन में मापन करें तो अनुपातिक स्थिरांक 1/4 पाई हो जाएगा और बल का
न्यूमेरिक संबंध पीली हाईलाइट अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि कूलॉम का नियम केवल दो आवेशों के बीच में और बिंदु स्वरूप आकृति के साथ लागू होगा। व्यवहार में अगर आवेशों के बीच की दूरी आवेशों की भौतिक आकृति की तुलना में काफी अधिक हो तो आवेशों को बिंदु आवेश माना जा सकता है। कूलॉम का नियम वितरित आवेशों और दो से अधिक आवेशों के लिए सीधे लागू नहीं होता है। हालांकि किसी गोलाकार आवेश को केंद्र बिंदु पर कार्यरत बिंदु आवेश जैसा मानकर हम गणनाएं कर सकते हैं। यहाँ ये बात भी समझना जरूरी है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के बराबर है। तो चाहे कोई एक आवेश छोटा हो दूसरा बड़ा हो, दोनों पर जो आवेशों का गुणनफल का असर है वो एक समान आएगा। तो पहले आवेश पे दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल F12 और इसी तरह से दूसरे आवेश पे पहले आवेश से लगने वाला बल F21। पहला अक्षर जिस आवेश पर बल है और दूसरा जो सफिक्स है वो बता रहा है किसके कारण आवेश है। तो F21 दूसरे आवेश स्थिति पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल है और ये दोनों बल न्यूमेरिकली बराबर होंगे और परस्पर विपरीत दिशाओं में होंगे। लाइक ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मास पार्टिकल, कूलॉम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल also acts along the line joining two charges. So both gravitation force and electrostatic force are central forces. For like polarity, both charge positive or both charge negative, this force is repulsive or of outward nature, and that outward nature is indicated by this vector notations by r cap, and both same polarity charge product gives direction plus r outward. Similarly, for opposite polarity of two charges, force is attractive in nature, inward type force, and the direction is given by minus r directions, that is inwards. So for force on second charge by first charge is considered as origin, and the direction which from origin join test position is plus r direction. So for like polarity, repulsive force is in plus r directions, and for unlike polarities, inward attractive force is in minus r direction. And one can easily understand that whether it is repulsive force or attractive force on two charges is of equal magnitude and of opposite direction as per Newton's action reaction. दो द्रव्यमान कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण बल की भांति ही दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल जो कूलॉम के नियम से हमने पढ़ा है वो भी दोनों आवेशों को या दोनों कणों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदेश कार्यरत रहता है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण का बल और स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच का बल केंद्रीय प्रकार के बल हैं और जो अपने चारों तरफ संरक्षित क्षेत्र का निर्माण करते हैं। दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल आवेशों की समान प्रकृति, दोनों आवेश धन प्रकृति के हों या दोनों आवेश ऋण प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण प्रकार का बाहर की ओर होगा। जैसे यहाँ दूसरे आवेश पे पहले आवेश के कारण जो बल F21 लग रहा है, यहाँ सफिक्स 2-1 में दो आवेश की स्थिति है और एक कर्ता आवेश है तो ये दिशा F21 बल की प्रतिकर्षण प्रकार की और F12 पहले आवेश पे दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल बाहर की ओर दिखाया हुआ है। ऐसे बलों को यहाँ हम सदिश रूपन में आर कैप यूनिट वेक्टर से दिखा सकते हैं और समान प्रकृति के आवेशों के लिए दोनों प्लस प्लस या माइनस माइनस हो तो गुणा प्लस साइन का होगा और डायरेक्शन प्लस आर आएगी। तो अगर हमें दूसरे आवेश पे बल लगाना है तो पहले आवेश को हम मूल बिंदु मानेंगे और मूल बिंदु से परीक्षण स्थल की तरफ बढ़ना प्लस आर डायरेक्शन है। तो हम देख रहे हैं कि जो प्रतिकर्षण प्रकार के बल हैं वो प्लस आर डायरेक्शन में है। इसी तरह से अगर दो आवेशों की आवेश प्रकृति परस्पर विपरीत है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और आकर्षण का बल इनवर्ड डायरेक्शन में माइनस आर डायरेक्शन में माना जाएगा, क्योंकि दो नंबर स्थान पर पहले आवेश के कारण जो बल है, पहला बिंदु मूल बिंदु है तो मूल बिंदु की तरफ आना माइनस आर डायरेक्शन हो जाएगी। तो अट्रैक्शन के जो बल हैं वो माइनस आर डायरेक्शन में और प्रतिकर्षण के बल प्लस आर डायरेक्शन में इंकित किए जा सकते हैं। और यहाँ ये बात समझना जरूरी रहेगा कि चाहे आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगे या आवेशों के बीच में आकर्षण का बल लगे, दोनों जो बल लग रहे हैं वो मान में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, जैसे कि न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया। सो वी कैन से फोर्स ऑन टू चार्जेस are equal in magnitude and opposite in direction, and for like polarity it is plus r outward directed, and for unlike polarity it is minus r inward directed. Now the same direction sense can be represented by a double notation script by position vector, and for like polarity repulsion force on second charge by first charge F21 is given by
this numeric relation and the direction is indicated by unit vector from position of first charge to position of second charge. So this is force on second charge by first charge and this is direction from first charge to second charge. Likewise, force on first charge by second charge F12 is directed for like polarity repulsive in nature from second charge to first charge position in r cap to one direction. Similarly, opposite polarity charge have attraction force and here force on first charge by second charge is directed from first charge position to second charge position. So F12 got direction r cap 12. हमने पाया कि पहले आवेश पे दूसरे आवेश के कारण या दूसरे आवेश पे पहले आवेश के कारण लगने वाले बल मान में बराबर हैं और इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, जो समान प्रकृति के आवेशों के लिए बाहर की ओर प्लस आर डायरेक्शन में है और विपरीत प्रकृति के आवेशों के लिए अंदर की ओर आकर्षण प्रकार की माइनस आर डायरेक्शन में है। हम इस दिशा को एक डबल नोटेशन स्क्रिप्ट से भी इंकित कर सकते हैं। जैसे यहाँ दूसरे आवेश पे पहले आवेश के कारण जो बल F21 लगेगा उसकी दिशा समान प्रकृति होने के कारण प्रतिकर्षण प्रकार की है और वो पहले आवेश से दूसरे आवेश की दिशा में है, तो ये जो दिशा है वो r कैप 12 हो गई है। यहाँ ये 1 पहले आवेश की स्थिति बता रही है और ये 2 दूसरे आवेश की स्थिति है, तो पहले से दूसरे की तरफ दूसरे आवेश पे पहले के कारण लगने वाला बल पहले से दूसरे आवेश की दिशा में है। इसी तरह से प्रतिकर्षण बलों में पहले आवेश पे दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल F12 दूसरे आवेश से पहले आवेश की तरफ वाली एकांक सदिश दिशा में होगा, तो वो r कैप 21 दिशा में होगा। अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, आकर्षण प्रकार का बल है, तो हम पाएंगे कि पहले आवेश पे दूसरे आवेश के कारण जो आकर्षण का बल F12 है उसकी दिशा पहले से दूसरी की तरफ r कैप 12 डायरेक्शन में है। If we have to calculate numerically the force between two charges at a distance r in a certain medium, and if medium is air, then the permittivity of medium air is known as epsilon 0 and its numeric value is a constant 8.854 into 10 to the power minus 12 farad per meter. Here farad is unit of capacitance, and when we replace value of epsilon 0, this numeric figure 1 upon 4 pi epsilon naught is easy to calculate figure, both here 9 and here 9. It is 9 into 10 to the power 9 meter per farad. So for numerical calculation, in place of 1 upon 4 pi epsilon 0, we can use a constant k with numeric value 9 into 10 to the power 9 and can easily perform calculations. If the medium is not air but any other medium, then the permittivity of that medium is replaced by this notation. Here epsilon 0 is permittivity of air, the same constant value 8.854 into 10 to the power minus 12 farad per meter, and epsilon r is called as relative permittivity of medium or dielectric constant of the medium, and green highlighted part here is force in air media. So we can say force in any other medium is force in air divided by relative permittivity or dielectric constant of another medium. Relative permittivity is property of material to get polarized, and all material medium got certain amount of polarization, and this relative permittivity figure is always greater than 1 for all material medium. So force produced in air always decrease in other media as epsilon r is greater than 1 and force is inverse function of relative permittivity. For water, epsilon r relative permittivity is roughly 81. So the force in air will reduce by a factor of 1 by 81 in water. So common salt NaCl, which is bonded in normal air conditions, when dissolved in water will ionize, and Na positive ion and chloride negative ion get separated by thermal energy. Similarly, for all metallic medium, relative permittivity is infinite, and when we replace infinite here, we got that force in conductor metal medium will become 0. So you will find that in all metallic conductor medium there will be no force among charges in electrostatics. अगर हमें दो आवेशों के बीच में r दूरी और किसी माध्यम में रखें और बल की गणना स्थिर वैद्युतिकी के कूलॉम नियम अनुसार करनी है, तो हम इस संख्यात्मक रिलेशन में अगर माध्यम हवा है तो विद्युतशीलता का मान एप्सिलॉन नोट 8.854 इंटू 10 की घात -12 और इकाई फैरड पर मीटर में रख सकते हैं। यहाँ फैरड धारिता की इकाई है, और अगर हवा माध्यम में
विद्युतशीलता का मान अगर हमने एप्सिलॉन नोट 8.854 इंटू 10 की घात -12 रखा है, तो ये अनुपात 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एक आसानी से गणना योग्य राशि हो गई है, जिसमें यहाँ दोनों स्थानों पे 9 होने से ये 9 इंटू 10⁹ हो गई है। और सभी न्यूमेरिक कैलकुलेशन में दो आवेशों में r दूरी और हवा माध्यम हो तो बल का ये सूत्र इस्तेमाल किया जा सकता है, और जहां सहूलियत के लिए k का मान 9 इंटू 10 की घात 9 रखा जा सकता है। अर्थात दो 1 कूलाम के आवेश अगर 1 मीटर दूरी पे हो तो उनके बीच में लगने वाला बल 9 इंटू 10 की घात न्यूटन का हो सकता है। अगर माध्यम हवा की बजाय कोई अन्य हो तो दूसरे माध्यम की विद्युतशीलता को हवा की विद्युतशीलता के साथ एक मल्टीप्लायर से अंकित करते हैं और इस गुणक को सापेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक स्थिरांक कहते हैं। और हमारा दूसरे माध्यम में बल का जो सूत्र है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन या 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा। अगर हरे आच्छादन में देखे हुए हिस्से को देखें तो ये हवा माध्यम में बल है, और हम कह सकते हैं कि किसी दूसरे माध्यम में बल दो आवेशों में किसी दूरी पर हवा माध्यम में जो बल लग रहा है उसमें दूसरे माध्यम की सापेक्षित विद्युतशीलता का भाग देने से आ जाएगा। और सभी माध्यमों की परावैद्युतांक स्थिरांक या सापेक्षित विद्युतशीलता 1 से अधिक है, क्योंकि सापेक्षित विद्युतशीलता माध्यम में ध्रुवण की प्रवृत्ति को इंगित करती है। सभी माध्यम जब ध्रुवित होते हैं तो उनका एप्सिलॉन r 1 से अधिक माना जाता है। और क्योंकि दूसरे माध्यम का बल विद्युतशीलता या सापेक्षित विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम पाते हैं कि हवा की बजाय दूसरे माध्यम में बल हमेशा कम होगा। अगर माध्यम जल है जिसकी की सापेक्षित विद्युतशीलता 81 के आसपास है, तो हम पाते हैं कि जलीय माध्यम में दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल हवा माध्यम की तुलना में 81 गुना कम हो गया है। और एक उदाहरण के तौर पे जो हमारा सामान्य लवण है NaCl नमक, वो हवा में आपस में जुड़े हुए Na और Cl आयन रखता है। जब उन्हीं आयनों को हम जल में विलय करते हैं तो ताप की ऊर्जा कमजोर बल को तोड़कर, क्योंकि वो 81 गुना कम हो गया है, Na आयन और Cl क्लोराइड आयन को सेपरेट आयनाइज्ड कर देती है। धातुओं के लिए सापेक्षित विद्युतशीलता का मान अनंत है, और ऐसी स्थिति में जब यहाँ अनंत रखा जाएगा तो धात्विक माध्यम में हम पाएंगे कि बल शून्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी चालक धात्विक माध्यम में आवेशों के बीच में स्थिर वैद्युत की विषय में किसी भी प्रकार के बल नहीं होते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स practice will enhance our subject understanding. We will explain question first in English then in Hindi language and explain answer in a bilingual script. हम प्रश्नों को पहले अंग्रेजी भाषा में फिर हिंदी भाषा में समझेंगे और उसके बाद एक द्विभाषीय तरीके से उनके उत्तरों को समझ लेंगे। So what is force between two small point charges of spherical shape having charge 2 into 10⁻⁷ coulomb and 3 into 10⁻⁷ coulomb placed at 30 centimeter separation in air? So we have given that first charge is 2 into 10⁻⁷ coulomb, second charge is 3 into 10⁻⁷ coulomb. The separation given in centimeter unit should be converted into meter unit is 0.3 meter, and for air 1/4 pi epsilon naught will be taken as k 9 into 10⁹ अगर हिंदी में प्रश्न को समझें तो हमें दो छोटे गोलीय आवेश दिए हुए हैं, उनके बीच में विद्युत बल निकालना है। पहला आवेश 2.10 की घात -7 कूलम का है, दूसरा आवेश भी धनावेश है 3 into 10 की घात -7 कूलम का। दोनों के बीच की दूरी जो 30 सेंटीमीटर दी हुई है उसे हम मीटर इकाई में जब कन्वर्ट करेंगे 100 का भाग देंगे तो ये 0.3 मीटर हो जाएंगी। और हवा माध्यम के लिए विद्युतशीलता का मान रखने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को k 9 into 10⁹ रखा जा सकता है। द रिलेशन ऑफ फोर्स इज k Q1 Q2 upon r² in air and k is 9 into 10⁹, Q1 is 2 into 10⁻⁷ coulomb, Q2 is 3 into 10⁻⁷ coulomb, and r in meter is 0.3. So we have just substitute the values. Now for numeric calculations, one has to separate numbers 9, 2, 3 and perform power calculation separately, and ultimately we got that force is 6 into 10⁻³ Newton, and since charges have similar polarity so it is a repulsive प्रतिकर्षण प्रकार का है। Two spherical charges have charge 6 microcoulomb, 6 into 10⁻⁶ coulomb, and 20 nanocoulomb, 20 into 10⁻⁹ coulomb. They have a separation of 20 centimeter and the medium is of dielectric constant 3. Find electrostatic force between them. दो एक समान चालक गोलों पे क्रमशः 6 माइक्रोकूलम और 20 नैनोकूलम आवेश है। इनके बीच में दूरी अगर 20 सेंटीमीटर हो और वो एक ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसकी सापेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक स्थिरांक 3 है, तो दोनों के बीच में स्थिर वैद्युतिकी का कूलम नियम अनुसार बल निकालना है। हवा माध्यम में बल की बजाय दूसरे माध्यम में बल एप्सिलॉन r टाइम्स कम हो जाएगा, तो ये हमारे बल का सूत्र हो गया। k की जगह हमने 9 into 10 की घात 9 एप्सिलॉन r की जगह माध्यम की विद्युतशीलता 3 रख दी। पहला आवेश
6 microcoulomb, second is 20 nanocoulomb substituted in place of Q1, Q2, and the separation 20 centimeter in meter is 0.2 meter. And for numerical calculation, let's do significant number calculations. First, 9, 6 and 20 got two significant number, and at denominator it is 3. This is 2 times square function 2, 2, and this is significant figure. Now in several objective examinations, we got same power in answer and only the significant numeric figure got a choice. So only this calculation will fetch you the result. So it will enhance your speed of calculation in objective type examinations if answers are given in that particular manner, and most often we follow that practice in our examinations. अगर हम पावर भाग को देखें तो ये -6 और -9 और ये +9 और ये 20 का 10, अगर आप कैलकुलेशन करें तो ये 10 की घात -5 आ गई है। यहाँ क्योंकि हमने 0.2 को सिग्निफिकेंट फिगर 2 लिया था तो ये 10 की घात -1 दो बार 10 की घात -2 हो गई है, और ये कैलकुलेशन आसानी से 10 की घात -3 आ गई है। अगर पावर सेम है तो इसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, और अगर सिग्निफिकेंट नंबर सेम है और सिर्फ पावर कैलकुलेशन देखनी है तो आप ये भी देख सकते हैं और अपनी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और हमारा आंसर आ गया 0.009 न्यूटन। वी नो दैट a charge is divided in equal two parts, it will produce maximum repulsive force. We have to prove it. How a charge Q should be divided in two parts so as to produce maximum repulsive force. Let two parts of capital Q charges, small q and capital Q minus q, and they are placed in air with separation d, will have force given by the relation F, first charge second charge divided by distance square, and the multiplication will fetch small q capital Q minus q square multiplied by k upon d square. And if q is varied, this force will have this type of variation, and one instant it will become maximum in amount. Now before achieving maximum value, when small q is increased, force is increasing. That means with change of q, change in force has a positive nature. And after this maxima, when q is increased, force will decrease. That means change of q will result in such a change of force which is negative. Between positive and negative, the change is not abrupt, smooth. So at maxima, rate of change of force with change of charge becomes 0. So to prove maxima, we can take first derivative of force with respect to variable small q and put it to 0 for maximum force conditions. And if we solve k upon d square is a constant, and differentiation of this first factor result capital Q and second factor result -2 small q, and if it is 0, it results that small q is half of capital Q. So if charge capital Q is divided in two equal fractions, it will fetch maximum force of repulsion between the two. हमें ज्ञात है कि किसी आवेश कैपिटल Q को अगर हम दो बराबर हिस्सों में बांट लेंगे तो उनके बीच में सर्वाधिक प्रतिकर्षण का बल लगेगा। यही बात हमें सत्यापित करनी है। तो हमने कैपिटल Q आवेश के दो हिस्से किए, एक स्मॉल q और दूसरा कैपिटल Q में से स्मॉल q का घटाव, और अगर दोनों को हवा में d दूरी पर रखें तो जो कूलाम्ब का बल सूत्र है वो निम्नानुसार होगा। गुणा करने पे ये स्मॉल q कैपिटल Q प्रोडक्ट आ गया और ये स्मॉल q का स्क्वायर आ गया है। अब अगर हम स्मॉल q की वैल्यू बदलते हैं और इस बल की गणना को समझते हैं तो पाते हैं कि स्मॉल q में इंक्रीज करने पे अगर बल इंक्रीज हो रहा है तो बल में आवेश के साथ परिवर्तन की दर पॉजिटिव है और ये बल बढ़कर यहाँ अधिकतम हो गया है। उसके बाद बल घटने लगता है और हम पाते हैं कि q में इंक्रीज करने पे बल में इंक्रीज की जो दर है वो नेगेटिव हो गई है, बल घट रहा है। और हमें पता है किसी सतत परिवर्तनशील राशि में पॉजिटिव से नेगेटिव स्मूथ 0 होकर होगा। तो अधिकतम बल की स्थिति पे हम पाएंगे कि बल का आवेश के साथ प्रथम अवकलन 0 होगा। तो मैक्सिमम बल की स्थिति प्राप्त करने के लिए बल का आवेश के साथ प्रथम अवकलन 0 किया गया। यहाँ k अपॉन d स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। अवकलन करने पर जब हमने चर राशि का परिवर्तन किया तो पहला राशि कैपिटल Q आ गई है और q स्क्वायर का अवकलन 2 स्मॉल q आ गया है। और अगर ये 0 है तो हल करने पर हमें ज्ञात हो गया कि हमें जो टुकड़े करने हैं उसमें से एक टुकड़ा कुल का आधा है और दूसरा टुकड़ा भी आधा होगा। तो दोनों टुकड़े जब बराबर आधे आधे किए जाएंगे तो दोनों के बीच में अधिकतम प्रतिकर्षण का बल लगेगा। इन सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स charge amount or their separation or medium is changed, and we have to compare
compare electrostatic forces before and after the change. As in this example, we have two identical shaped spherical charges of charge 6 microcoulomb and charge minus 2 microcoulomb. Opposite polarity charges are there and they have some distance not given to us. We have to assume this distance and they are touched and the contact will shift charges between the two, and after touching they are put at half of previous separation in the same medium. Even medium could be changed and we have to compare force before and after this change. So in initial condition, the force, let's assume medium is air, is given by this expression. Q1 is 6 microcoulomb, Q2 is 2 microcoulomb, and separation assumed R. So in terms of constant K upon RC, in comparison they will cancel out. In comparison, the force will be 6 2s are 12, 10 to the power minus 12 Newton, and the nature of opposite polarity charge is attraction. Now they are made in contact. So in contact, charge will redistribute since both have identical shape. So for equipotential conditions, two would have the same amount of charge, and as per conservation of charge, the sum of charge after contact and sum of charge before contact would be the same. Before contact, one is plus 6 microcoulomb, second is minus 2 microcoulomb, and the sum is plus 4 microcoulomb. And if they equally divide, then the two charge after contact would be having value plus 2 microcoulomb each. So the new force after the change with half of previous distance and new value of charge 2 microcoulomb each would have value 2 to the 4, and this 4 of R by 2 square when comes in on top will become 16 unit. Multiplier is same, 10 to the power minus 12, and this constant K R square 10 to the power minus 12 will cancel out, and force has a ratio 12 is to 16 or 3 is to 4 in numeric values, and the nature is now the two charges are of same polarity. New force is repulsive, those earlier it was attractive. There could be one negative sign also in this ratio because two forces got opposite directions before change and after change. कुछ प्रश्नों में आवेश की मात्रा, आवेशों के बीच की दूरी या माध्यम को बदल दिया जाता है और बदलने से पहले और बदलने के बाद के स्थिर वैद्युत बलों के बीच में तुलना करवाई जाती है। जैसे यहाँ इस उदाहरण में दो समान आकृति के जो गोलीय आवेश हैं उनमें एक का मान प्लस 6 माइक्रोकूलम और दूसरे का माइनस 2 माइक्रोकूलम है, उनमें कुछ दूरी है। ये दूरी दी हुई नहीं है, तुलना के लिए हम इस दूरी को कुछ मान लेंगे। इनमें आपस में संपर्क किया गया, जब संपर्क किया जाएगा तो इनका आवेश पुनर्वितरित होगा और दोनों समान विभव पाने के लिए नए आवेश की स्थितियां आ जाएंगी। और अब इनके बीच की दूरी पहले से अगर आधी कर दी जाए और वही माध्यम रखा जाए, हम माध्यम भी बदल सकते थे। नया जो बल परिवर्तन के बाद होगा उसे पुराने बल के साथ तुलना करनी है। तो हम शुरुआती स्थिति में बल का मान हवा माध्यम मानते हुए कूलम के नियम से निकाल सकते हैं। के को कांस्टेंट के तौर पे ले लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी को आर ले लेते हैं। पहला आवेश 6 माइक्रोकूलम और दूसरा 2 माइक्रोकूलम जब हमने रिप्लेस किया इस सूत्र में तो 6 और 2 का गुणा 12 हो गया है। ये घात -6 गुणा होकर -12 हो गई है और हमारा बल विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण प्रकार का हो गया है इस संख्यात्मक मान के साथ। अब जब दोनों आवेशों के बीच में संपर्क किया है तो समान विभव की स्थितियों के लिए आवेश का पुनर्वितरण होगा। क्योंकि दोनों की आकृति एक समान है तो नई स्थितियों में दोनों के आवेश एक समान हो जाएंगे और आवेश संरक्षण के नियम अनुसार क्रिया से पहले आवेशों का जोड़ और क्रिया के बाद आवेशों का जोड़ एक समान होगा। क्रिया से पहले ये आवेश +6 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम का जोड़ +4 माइक्रोकूलम है। क्रिया के बाद दोनों आवेश समान मान के हैं और इन दोनों का जोड़ 4 माइक्रोकूलम है तो दोनों आवेशों का मान आधा आधा +2 माइक्रोकूलम हो गया है। अब दूरी पहले से आधी कर दी गई है। नए आवेश के मान अगर हम इस सूत्र में रख दें, माध्यम वही है, तो ये स्थितियां नए बल की आ गई हैं। यहाँ 2 और 2 का गुणा 4 हो गया है और ये r/2 का स्क्वायर जो 4 ऊपर आएगा तो ये 16 हो गया है। और अगर तुलना करें तो kr² और ये 10 की घात -12 फिगर कट जाएंगे और बलों का संख्यात्मक अनुपात 12:16 या 3:4 हो गया है। यहाँ ये बात और ध्यान रखनी है कि संपर्क के बाद दोनों आवेशों की प्रकृति एक समान है और समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षण कर रहे हैं। तो पहले बल आकर्षण था, बाद में प्रतिकर्षण हो गया है। तो एक ऋणचिल दिशा बदलने का भी इस अनुपात में आना चाहिए, तो यह अनुपात -3:4 भी बोला जा सकता है। एक है टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम। सपोज 2 स्पेयर्स A and B have identical size and identical equal amount of charge and they have a force F in air media. A third sphere of identical size but uncharged is brought in contact with the first, and after this contact this third sphere is brought in contact with second sphere and finally removed. So we have again only 2 sphere A and B after touching third sphere, and we have to find out new force of repulsion between A and B in terms of earlier force F. Let 2 sphere have identical charge small q and separation r, and in air media as per Coulomb's law force would be F is equal to
to k q1 q2 upon r square, and two charges are equal, so it is k q square upon r square. When sphere A is touched by uncharged sphere C, the charge of sphere A will divide equally among two. So new charge on sphere A would become q by 2, and charge on sphere C, which was earlier 0, become q by 2 now. Now this charge sphere C is again touched to sphere B having charge capital Q. So q and q by 2 now divide equally between sphere B and sphere C, and both have charge now 3 by 4 q. So now after touching action, sphere A have a charge q by 2 and sphere B have a charge 3 by 4 q, and new force would become 3 by 8 kq square upon r square. kq square upon r square is previous force F, so new force is 3 by 8 F. वीडियो के अंत में एक पाठ्य पुस्तक की समस्या को समझते हैं। हमें दिया गया है कि दो चालक गोले A और B का आकार और आवेश का मान एक समान है और इनमें किसी दूरी पर बल F है। एक तीसरा अनावेशित लेकिन समान आकृति के गोले को जब पहले आवेशित गोले से संपर्क में लिया गया है, उसके बाद इस नए गोले को तीसरे गोले के साथ संपर्क किया जाता है और बाद में तीसरा गोला तो हटा दिया जाता है और संपर्क में आए गोले A और B के बीच में उसी दूरी उसी माध्यम के बीच में नया बल क्या होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ अगर दोनों गोलों पर पहले A और B पे आवेश अगर Q Q हो और दूरी R हो, तो कूलॉम के नियम के अनुसार जो शुरुआत में उनके बीच में स्थिर वैद्युत बल है वो हो गया F इजिकल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों आवेश बराबर हैं, तो ये k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो गया है। क्योंकि पहले गोले को तीसरे अनावेशित गोले से टच किया हुआ है, तो दोनों पे जो कुल आवेश है वो केवल q है, और टच के बाद क्योंकि दोनों की आकृति एक समान है, वो बराबर विभाजित होकर अब नई स्थिति में गोले A पे q by 2 आवेश आ गया है, और जो अनावेशित गोला C था उस पे भी q by 2 आवेश है। उस गोले को जब दूसरे आवेशित गोले जिस पे q आवेश है उससे जोड़ा गया, तो जो कुल आवेश B गोले पे और C गोले पे है वो टच के बाद समान आकृति के हैं, B और C आधा आधा बट गया, तो नई स्थिति में B गोले पे जो आवेश है वो 3/4 q हो गया है। अब क्योंकि चार्ज गोला C हटा दिया गया है हमें A और B के बीच में, जिन पे अब नई स्थितियों में आवेश q by 2 और 3/4 q है, उनके बीच में जो कूलॉम बल निकालना है उसकी अगर हम गणना करें तो ये गणना 3/8 k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर है। k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर पुराना बल F है, तो नया बल पुराने बल का 3/8 अंश रह जाएगा। उम्मीद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विषय की ये जो वीडियो थी इसने आपको कूलॉम का नियम अच्छी तरह से समझा दिया है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस तरह की आती हैं और हमें करनी है वो भी आप कर पाएंगे। हमारी इसी प्लेलिस्ट से आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेगी, सभी प्रकार के कंफ्यूजन दूर होंगे और परीक्षाओं में आपको भारी सफलता मिलेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।